बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट और उसमें अब हम डिस्कस करेंगे वर्क ऑथराइजेशन और स्कोप रिपोर्टिंग। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं और स्कोप मैनेजमेंट में कहाँ होता है, इसके ज़रा एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। स्कोप मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हमने कहा था कंसेप्चुअल डेवलपमेंट और स्कोप स्टेटमेंट। कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम देख चुके बिल्कुल पहली वीडियो में। उसके बाद स्कोप स्टेटमेंट में हमने कहा था कि क्या क्या चीज़ें आती हैं, गोल, क्राइटेरिया, मैनेजमेंट प्लान, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिस पर हमने पूरी वीडियो देखी। स्कोप बेसलाइन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट, असाइनमेंट मैट्रिक्स होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद जो है आता है वर्क ऑथराइजेशन का स्टेप और फिर स्कोप रिपोर्टिंग का। वर्क ऑथराइजेशन जो है उसमें कुछ चीज़ें क्या क्या, इससे क्या मुराद है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्कोप रिपोर्टिंग का एक बहुत ही ब्रीफ सा हम ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद स्कोप मैनेजमेंट में जो बाकी चीज़ें रहती हैं, कंट्रोल सिस्टम और प्रोजेक्ट क्लोज आउट से मुतल्लिक, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वर्क ऑथराइजेशन जो है होती क्या है? वर्क ऑथराइजेशन असल में गिव्स द फॉर्मल गो अहेड टू कमेंस विद द प्रोजेक्ट। यानी जब आप फॉर्मली कहते हैं कि अच्छा ओके अब ये प्रोजेक्ट शुरू है, तो आप इसे कहते हैं कि अब वर्क ऑथराइज हो गया है। Many times work authorization consists of formal sign-off on all project plans, including detailed specification for the project delivery. आमतौर पर जब वर्क ऑथराइजेशन होती है तो जितने भी प्लान्स बने हुए हैं उन पर साइन किए जाते हैं और इस चीज़ पर भी साइन होते हैं कि जी ये क्या प्रोजेक्ट है, फाइनली क्या डिलीवर होगा, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होंगी, जितने भी उसके अलावा बाकी जो प्लान्स हैं उन पर भी साइन ऑफ होता है कि जी अच्छा ये अब चीज़ें तय हुई हैं और अब ये प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। अच्छा, जब आप प्रोजेक्ट एक्सटर्नल क्लाइंट के लिए कर रहे हों तो वर्क ऑथराइजेशन में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस का जिक्र लाजमी होता है। यानी मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कर लें आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आप किसी कंपनी, दूसरी कंपनी एक्स को उनका ऑफिस बनाकर दे रहे हैं, एक बिल्डिंग में बना के उन्हें देना है। तो वो आपके एक्सटर्नल क्लाइंट हैं, उनके लिए आप ये कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और उसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, उसके क्या मामलात हैं, ये सारी चीज़ें भी ज़ेर बहस आएंगी। तो उस पर हम आगे चल के मज़ीद देखते हैं कि वो क्या क्या उसमें चीज़ें हो सकती हैं। जब इंटरनल क्लाइंट के लिए हो, आप अपनी कंपनी में किसी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के लिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वगैरह वगैरह, तो वर्क ऑथराइजेशन के स्टेप पर इट मीन्स एस्टेब्लिशिंग एन ऑडिट ट्रेल बाय लिंकिंग ऑल बजट एंड रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स टू फॉर्मल कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें ये क्या होता है कि उसमें जो कास्ट अकाउंटिंग वाला जो मैकेनिज्म होता है उसके सारे के साथ उसे लिंक किया जाता है ताकि पता चल सके कि हम इंटरनली ये प्रोजेक्ट कर रहे थे, इस पे क्या खर्च आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, जब भी हमने कहा कि वर्क ऑथराइजेशन अगर आप एक्सटर्नल क्लाइंट के साथ कर रहे हैं तो वहाँ पे साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी होगा और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऑब्लिगेशंस तय होती हैं। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस में कम से कम 3 तरह की चीज़ें लाजमी होती हैं। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो उसकी ये कमोबेश 3 चीज़ें जो हैं ये तो लाजमी होती हैं। एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाता है कि ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मसलन आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आपका एक क्लाइंट है, तो आप उन्हें क्या चीज़ बना के देंगे, उसका परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होंगे। यानी आप उन्हें बिल्डिंग बना कर देंगे तो उसमें लिखा जाएगा कि इस तरह की एक बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसके इतने एरिया होगा, इतने उसमें रूम्स होंगे, इस तरह की पार्टीशन होगी, इस तरह की उसका
इंटीरियर डेकोरेशन होगी वगैरह वगैरह, जो भी उसके क्राइटेरिया हैं वो उसमें लिखे जाएंगे। दूसरी चीज वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड कंसिडरेशन क्या है कि जो आप अगर उस क्लाइंट को ये बना कर देंगे तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, यानी क्या से आपको पैसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, किस हिसाब से मिलेंगे, ये इसको क्या कहा जाता है, ये कंसिडरेशन है। और तीसरी चीज जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स होती है। कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स में ये सारे सिनेरियोज लिखे जाते हैं कि अच्छा मसलन देखें, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट में लिखा होगा कि जी ये फर्ज कर लें अगले 6 महीने में दिसंबर की 31 तारीख ईयर 2021 की 31 तारीख तक ये मुकम्मल होगा, ये हो सकता है उसका लिखा हुआ, साथ में ये भी लिखा होगा लेकिन इस वजह से अगर लेट हो जाए तो फिर कोई डैमेजेस नहीं है। क्या कास्ट लगेंगी, लिक्विडेटेड डैमेजेस इन केस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, अगर ये जो कुछ आप प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये बना के देंगे ये नहीं बना तो फिर आपको क्या डैमेजेस पड़ेंगे। फिर ये जो इंस्पेक्ट करना है कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से हुई है, जो कहा गया था वही बना है कि नहीं, उसकी जो इंस्पेक्शन होनी है वो कैसे होगी, कौन करेगा, ठीक है। हु हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर करेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, आप कह रहे हैं हमने ये बना दिया है, वो कह रहे हैं आपने ये सही नहीं बनाया, तो उस डिस्प्यूट की रेजोल्यूशन कैसे होगी ये भी लिखा जाएगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टेड टर्म्स होते हैं उनके आमतौर पर लीगल मीनिंग होते हैं और उनको वो लिखी भी उसी लीगल टर्मिनोलॉजी में लिखी होती है आमतौर पर, ताकि दोनों पार्टीज जो हैं वो सीरियस रहें और वो बिल्कुल एफिशिएंटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें और उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। अच्छा, कंसिडरेशन के हवाले से जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक लमसम या टर्न की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि सक्सेसफुली जो हम बनाएंगे वो परफॉर्म करेगा और इतने हमें पैसे दे दें उसके बदले में। ये नहीं, फर्ज कर लें आप अगेन कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आप किसी कंपनी के लिए ऑफिस बना रहे हैं, तो आप उनसे सीधा ये कह लेते हैं कि जी आप इतने पैसे दे दें, हम आपको पूरा बना के आपका हवाले करेंगे। टर्न की का मतलब बस आप उसमें चाबी लगाएंगे और वो चल पड़ेगा, ठीक है। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कॉस्ट प्लस के होते हैं, जिसमें पहले से फिक्स कर लिया जाता है कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। यानी आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ये करते हैं कि भाई ये हम इस तरह की चीज़ बनाएंगे, इस तरह की स्पेसिफिकेशन की उसमें चीज़ें लगाएंगे, जो उन चीज़ों की एक्चुअल कास्ट होगी वो हम आपको बिल देंगे। फर्ज कर लें उस पर 1 लाख रुपया लगता है, तो अगर 1 लाख लगता है तो ऊपर हम अपने काम करने का 25,000 लेंगे, ठीक है। यानी कास्ट प्लस कि जितनी कास्ट आएगी उसमें प्लस इतना करके आपने हमें देना है, जो कि हमारे वो काम करने की बदले में आप हमें देंगे। तो ये आमतौर पर 2 इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उसके बाद है जी स्कोप राइटिंग, स्कोप रिपोर्टिंग। स्कोप रिपोर्टिंग से ये तय होता है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन रेगुलरली रिपोर्ट की जाएगी उसको, यानी स्कोप रिपोर्टिंग में आप ये तय करते हैं कि कितनी जो है रेगुलरली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, किसको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और ये जो इंफॉर्मेशन है ये एक्वायर कैसे होगी और डिसेमिनेट कैसे होगी। ये नहीं फर्ज कर लें, हो सकता है आप तय करें कि अच्छा ये प्रोजेक्ट 6 महीने में मुकम्मल होना है, लेकिन हर महीने आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाएंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आप ये बताएंगे कितना % वर्क हो गया, उस पर कितनी कास्ट आ चुकी है, हो सकता है ये किया जाए। यानी आप तय करते हैं कि कितनी रेगुलरली कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगी और वो किसे रिपोर्ट होगी। यानी आप ये तय करते हैं कि ये जो हमने बताना है कि इतने % काम हो गया, ये जो हमारा क्लाइंट है उसको देनी है, क्लाइंट में किस आदमी को देनी है, या हम अपने
जो हेड है कंपनी का उसको प्रेजेंट करेंगे, ये आप तय करते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाएगी रेगुलरली, कितनी फ्रीक्वेंसी से, और वो किसको मुहैया की जाएगी इंफॉर्मेशन। तो आमतौर पर जो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है वो ये 3 तरह की होती है। एक कॉस्ट स्टेटस रिपोर्ट किया जाता है कि कितनी कॉस्ट लग चुकी है। दूसरी टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टेटस किया जाता है कि जी कौन कौन से टेक्निकल चैलेंजेस आ रहे हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और तीसरा जो है स्केजुअल स्टेटस आते हैं कि अच्छा ये 2 महीने गुजर गए हैं, इस महीने हमारा प्रोग्राम में ये था कि इतना इतना करेंगे, तो उसमें से कितना काम हम कर चुके हैं और कितना नहीं हुआ। तो ये आमतौर पर 3 तरह की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जाती है और ये आपने तय करना होता है कि ये रिपोर्ट कितनी फ्रीक्वेंसी से दी जाएगी और किसको दी जाएगी।